हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और हम आपके लिए पीवाईक्यू में 2025 पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हैं, जहां पर आपके साथ हम प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट से जुड़े हुए, उस पर बेस्ड नए क्वेश्चंस को कर रहे हैं, नए सवालों को कर रहे हैं और साथ साथ में जो टाइप्स थे क्वेश्चंस के उस पर भी एनालाइज कर रहे हैं, उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। ये सेशन आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित बहुत खास है। क्लास 6 है आज और 16 नवंबर को आपका पेपर शेड्यूल है। आरबीडब्ल्यूएम का ये 4 मॉड्यूल आपके एग्जाम के नजरिए से जो आपके पेपर 4 से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन है जिसे बोलते हैं एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम रूल्स, वो खास है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो है, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं और हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट फंड्स, इनके बीच के डिफरेंस से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो रियल एस्टेट फंड्स होते हैं और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, इनके बीच में क्या की डिफरेंसेस है। सबसे पहली बात तो इन दोनों ही फंड की बात करें, हम ट्रस्ट की बात करें, इनको रेगुलेट किया जाता है अलग अलग नियमों के तहत। ठीक है, इन्हें कंफ्यूज नहीं करना आपस में, और इनसे एग्जाम में आपके हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, केवल इसी पेपर में नहीं, बाकी पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम ऑप्शंस को रीड करना शुरू कर रहे हैं। Real estate funds primarily invest in income generating real estate properties and are listed on stock exchange, whereas REITs generally invest in under construction projects and remain unlisted. ठीक है, तो यहाँ पर जो जानकारी है वो उलट है, उल्टी जानकारी दे दी। तो REITs होते हैं, ये लिस्टेड होते हैं, ट्रेडिंग भी होती है इनकी, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है, ट्रेड ट्रेड किया जाता है। और इसकी जानकारी जो है वो सेबी के नियमों, सेबी आरईआईटी रेगुलेशन 2014 के तहत दी। और इनको मस्ट, ये कंडीशन है कि इनको मस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है एटलीस्ट 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूट, जो भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज होते हैं इन्वेस्टर्स। जबकि रियल एस्टेट फंड्स जो होते हैं एक प्रकार के प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं और ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 के अंतर्गत आते हैं एंड हैव नो सच मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन में सारी जानकारी एकदम परफेक्ट दी गई है। आरईआईटी यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कंडीशन या रिक्वायरमेंट है ये है, जबकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि रियल एस्टेट फंड्स में कंडीशन नहीं। रियल एस्टेट फंड जो है ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी में आते हैं, एक प्रकार के प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं कैटेगरी 2 के अंतर्गत। और आरईआईटी जो है, इनका रेगुलेशन जो है वो सेबी आरईआईटी रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत है। बी ऑप्शन में सारी जानकारी एकदम परफेक्ट दी गई है। एग्जाम के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो आरईआईटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स दैट ओन एंड ऑपरेट इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट असेट्स सच एज ऑफिस, पार्क्स, मॉल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये इनको ऑपरेट करते हैं। इन्हें रेगुलेट किया जाता है सेबी आरईआईटी रेगुलेशन 2014 के तहत। और इनके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपका नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का कंडीशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% या उससे ज्यादा इनको नेट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, यूनिट्स आर लिस्टेड, ये जो यूनिट्स होती हैं ये लिस्टेड होती हैं एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, हायर लिक्विडिटी। अब जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट फंड्स की, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड के दायरे में आते हैं और इन्हें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कैटेगरी 2 के अंतर्गत रखा जाता है। सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के, दोनों के रेगुलेशन नॉर्म्स भी अलग अलग है। ठीक है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन है और ये है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी इनकम जो है, उनकी जो वेल्थ है एनहांस करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जिसकी बात की जा रही है। तो वन बाय वन करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। एंश्योरिंग मैक्सिमम स्पेकुलेटिव गेन्स थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्टिविटीज, पहली चीज तो देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट को एनहांस करना है, वेल्थ को एनहांस करना है, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते।
उसके लिए हमेशा एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है जो लॉन्ग टर्म अप्रोच को फॉलो करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट, जो भी क्लाइंट है उनके फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करना एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। ये ऑप्शन में सारी बातें सही दी हुई। मेंटेनिंग लिक्विडिटी बाय कीपिंग ऑल फंड्स इन कैश और इक्विवेलेंट्स, गलत जवाब। अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केट रिस्क थ्रू कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन, देखिए आप मार्केट रिस्क जो है हर प्रकार के मार्केट रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट रिस्क तो रहेगा, उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसे बोला जाता है मिटिगेट कर, मिनिमाइज करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर। आगे तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएमएस आर करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पीएमएस पीएमएस रिक्वायर्स अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख एज मैंडेटेड बाय सीबी। देखिए पीएमएस सर्विस जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जहां पर जिस क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस क्लाइंट की बात करें तो वह आमतौर पर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है इसमें वो 50 लाख। पहला पॉइंट तो सही है इस नजरिए से। पीएमएस इज इजिली एक्सेसिबल टू ऑल इनकम ग्रुप्स। मैंने पहले ही आपको यहाँ पे जानकारी दे दी कि पीएमएस सर्विसेज हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए है और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हर इनकम ग्रुप्स के लिए एक्सेसिबल, क्योंकि ऑप्शन को गलत बना देता है। पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन गलत है। Asset management fees under PMS typically range from 2% to 2.5% of the investment, लगभग होता है, ठीक है। PMS providers may charge a share of profits above a hurdle rate, ठीक है, in addition to management fee। सही बात है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस फ्रॉम दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो पीएमएस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बीच के कोर डिफरेंस से पूछे संबंधित सवाल है, दोनों के बीच में क्या की डिफरेंसेस। पीएमएस फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन फॉर क्लाइंट्स, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फोकस ऑन कैपिटल रेजिंग एंड एडवाइजरी। पहले ऑप्शन में सारी बातें एकदम परफेक्ट दी गई है, पॉजिटिव ऑप्शन है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्लाइंट की वेल्थ को एनहांस करने से संबंधित है, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो क्लाइंट्स यहाँ पर कौन से होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके लिए फंड रेज करना और उन्हें एडवाइजरी प्रोवाइड करने से संबंधित। पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है। पीएमएस मैनेजेस आईपीओ, गलत जवाब। आईपीओ मैनेज किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, ठीक है। पीएमएस फैसिलिटेट मर्जर्स, गलत जवाब। मर्जर्स फैसिलिटेट किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बोथ सर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग सेवा है। इस नजरिए से पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर। आपके सामने यहाँ पर जीआईबी क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज, ये बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित। इतने कम समय में आप इस बैच का हिस्सा बनके अपने सभी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और साथ साथ में टेस्ट सीरीज है तो आप प्रैक्टिस को भी एनहांस कर सकते हैं। बस बैच है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके लिए 1499 की कीमत में दिवाली ऑफर के तहत। ये ऑफर साथियों कल के दिन यानी कि 27 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो अपने जितने भी दोस्त साथी मित्र हैं उनको आप ये जानकारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पीएमएस से संबंधित है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज जनरली रेगुलेटेड अंडर व्हिच सेबी रेगुलेशन फ्रेमवर्क। तो पीएमएस सर्विसेज को सेबी के किस रेगुलेशन के तहत मैनेज किया जाता है। पीएमएस सर्विसेज को सेबी की पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 2020 के तहत मैनेज किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मर्चेंट बैंकर बोला गया है, गलत जवाब है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोला गया, गलत जवाब है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन, गलत। अभी हमने पढ़ा था कि जो रियल एस्टेट फंड होते हैं, रियल एस्टेट फंड जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत। अभी पढ़ा था 4 कैटेगरीज होती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत, पीआईएफ के अंतर्गत। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल कस्टमर स्टाफ इन क्रॉस सेलिंग प्रोसेस। अब देखिए इंटरनल कस्टमर का मतलब, इंटरनल कस्टमर किसी भी बैंक ब्रांच की बात करें तो वो होता है बैंक का स्टाफ। क्रॉस सेलिंग की बात की जा रही है, क्रॉस सेलिंग प्रोसेस मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग कस्टमर को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को सेल करना, ऐसे बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, ठीक है, मार्केटिंग के अंतर्गत आता है।
और जब बैंक अश्योरेंस जैसे हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो बैंक अश्योरेंस के अंतर्गत जो प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो क्रॉस सेलिंग के दायरे में है। तो यहाँ पर रोल पूछा जा रहा है इंटरनल कस्टमर, दे डिजाइन द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते, दे प्रोवाइड फीडबैक टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हाँ ये कर सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट्स रेलेवेंस टू टारगेट कस्टमर। ये जो रोल है ये पॉजिटिव। फीडबैक लिया जा सकता है, क्या फीडबैक, ठीक है, लेकिन जो मेन रोल है वो आपके सामने, दे क्रिएट एडवर्टीजमेंट फॉर क्रॉस सेलिंग। देखिए एडवर्टीजमेंट की जिम्मेदारी अलग डिपार्टमेंट, तो सेल्स एंड मार्केटिंग की हो सकती है। स्टाफ की जिम्मेदारी क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट रेलेवेंस टू टारगेट कस्टमर। सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, which of the following statement correctly distinguishes between specific power of attorney या special power of attorney SPA and the general power of attorney जिसे बोलते हैं GP under the Indian legal framework। A specific power of attorney, देखिए सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार की अथॉरिटी जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा दी जा रही है किसी और पर्सन, जो इंडिविजुअल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको दी जा रही है उसे बोलते हैं एजेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी एक पर्सन के द्वारा अथॉरिटी इशू की जाती है किसी सेकंड पर्सन को किसी स्पेशल टास्क या फिर जनरल टास्क को परफॉर्म करना। जब हम स्पेशल टास्क की बात करते हैं या फिर उस एक स्पेशल टास्क से जुड़े हुए दूसरे टास्क की बात करते हैं तो वो एसपीए के अंतर्गत। जब हम जनरल टास्क की बात करते हैं जैसे एक कंपनी के प्रोसेस को संभालना, हर प्रकार के बिजनेस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, चेक इशू करना, बैंकिंग से संबंधित सारे ऑपरेशन को देखना, तो ये मल्टीपल टास्क है और ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के दायरे में, ठीक है। जब केवल स्पेशल मेंशन कर दिया जाए कि केवल आपको चेक इशू करना फाइनली इससे जुड़ा टास्क, तो ये आपका एक स्पेशल टास्क है, ये एसपीए के अंदर। अब ऑप्शंस को रीड करना शुरू कर वन बाय वन। A specific power of attorney authorizes the agent to act for a limited period only, whereas general power of attorney continue indefinitely. A specific power of attorney empowers the agent. A specific power of attorney empowers the agent. Agent मतलब जिसको authority issue की to perform only a particular act, किसी एक act और ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने से संबंधित होता है, जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट्स अथॉरिटी टू परफॉर्म अ होल रेंज ऑफ एक्ट, नंबर ऑफ टास्क हो सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है दोनों टाइप के पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, ठीक है। A specific power of attorney must be compulsory registered under registration act 1908, whereas a general power of attorney does not। ऐसा नहीं है, ये दोनों को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। Both specific and general power of attorney automatically become void, ऑटोमेटिकली बिकम void नहीं होती। अब यहां पर आपके सामने साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब हम बात करते हैं दिवाली ऑफर की, तो दिवाली ऑफर आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑफर्स के तहत अपने आप की प्रिपरेशन, अपने जैब और कैब की प्रिपरेशन से संबंधित बहुत सारे ऑफर्स लाया है। ये ऑफर्स आपके लिए 27 अक्टूबर तक ही वैलिड थे, 27 अक्टूबर तक ही वैलिड थे और कल आखिरी दिन है। तो अपने आप को इस ऑफर के साथ अपने आप को एनरोल करिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को रफ्तार दीजिए और वन बाय वन करके इसके तहत जो भी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ऑफर आपको प्रोवाइड करना है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर अप टू 60% का ऑफ। 17 से 27 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, मतलब ये वैलिड था ऑफर, 27 अक्टूबर लास्ट डेट है। इस ऑफर के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। जब हम जैब एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वो जितने भी बैंकर्स हैं, जो नए बैंकर्स हैं या पुराने बैंकर्स हैं और जैब एग्जाम को टारगेट करते हैं, और उनका टारगेट है अगले मई 2026 में जैब एग्जाम जो होगा उसका आपके लिए जैब महापैक बेस्ट बैच, बेस्ट महापैक है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको नंबर ऑफ बेनिफिट रिसीव होते हैं और उन बेनिफिट्स के बारे में वन बाय वन करके आपको जानकारी देते हैं। जैब महापैक जो है इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर उसका एक्सेस मिलता है। अब देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बैचेस हम लॉन्च करते हैं,
फाउंडेशन बैच है, फिर फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू है, फिर एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच है, फिर क्रैश कोर्स। तो ये जो बैचेस हैं 15+ बैचेस, आपको उनका एक्सेस मिल जाएगा अगर आप महापैक के साथ अपने आप को जोड़ लें। साथ ही साथ में मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्लास नोट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, यू विल गेट एवरीथिंग। डाउट सॉल्विंग सपोर्ट 24/7 है, आप अपने डाउट्स को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, आपको तुरंत आंसर मिलेंगे। वैलिडिटीज की बात करें तो 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2499, 12 मंथ 3599 एंड 24 मंथ 5599 में उपलब्ध है। अब चर्चा करते हैं उस बैच की जो आपके अभी आज के एग्जाम से पूरी तरह से बेस्ड है, क्या क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, एग्जाम से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा। और आपको मिल रहा है यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध है, मात्र 1499। इस बैच के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को रफ्तार दीजिए। अब आपके लिए ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है, जो कि फाउंडेशन बैच है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के लिए। इंडिविजुअल बैचेस जो है हमारे जैब एग्जाम से संबंधित वो भी उपलब्ध है, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत सारे बैंकर जो आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच फेज 1 फेज 2 दोनों को कवर करता है, और आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट, मात्र 1899, 1899। इस पर्टिकुलर नॉर्मल, ये नॉर्मल प्राइस के तहत आपको ऑफर प्राइस है। तो प्राइस का मतलब है कि कुछ अलग से फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि इंटरव्यू बैच का एक्सेस मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनके बैच का एक्सेस मिल जाता है, 6 बुक सेट मिल जाती है बैंक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, मेंटरशिप मिल जाती है आपको प्रो के तहत। तो इसकी कॉस्ट डबल। ठीक है साथियों, अब जैब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बुक्स बेस्ट कौन सी मार्केट में बेस्ट बुक की बात करें तो बैंकर्स के रिव्यू है, जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स। बहुत ही अफोर्डेबल बुक है, अफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध है, क्वालिटी कंटेंट, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, केस स्टडीज आपको सब मिलेगी यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत ही माइंड मैपिंग टेक्निक के साथ 1224 में आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए ऑफर समाप्त होने वाला दिवाली ऑफर 27 अक्टूबर को, याद रखिएगा। अब आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप बेफिक्र होकर इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, jab_cap by भास्कर सर। इस पर जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को रेज करिए। हर संभव हम प्रयास करते हैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का। सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। सेशन पसंद आया लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और लगातार पढ़ते रहिए अपने एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, और मुलाकात होगी आपसे 28 तारीख से फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।